अभी जो आरती जी गीत गा रही थी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, उस गीत को लगकर एक अच्छी बात मैंने भी याद रखी है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र पर लिखी हुई थी, जो मैंने पढ़ा। उसके बाद एक उन्होंने वाक्य लिखा था, और वो वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्ध भूमि से जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लड़ते रहना चाहिए। एक चुनाव हारे, दूसरा हारे, तीसरा हारे, चौथा। पहले क्या तो इस पे आनंद हुआ कि डिपॉजिट जब्त होता था, इस बार बच गया, बजाओ ढोल। निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं एक बार यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव हारा 6 वोटों से, तो हमने बैंड बजाकर इतना बजा दिया और गुलाल उड़ा कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हारे के जीते। तो इसलिए आज के हार में कल की जीत होती है, और इसलिए चुनाव हारना जीतना, यश मिलना नहीं मिलना, पद मिलना नहीं मिलना चलते रहेगा। दिल बड़ा रखिए, एक बहुत जरूरी है, दिल बड़ा रखिए। 2 चीजें, मुझे माफ करिए, बहुत पॉलिटिक्स में एक दूसरे का बड़ा द्वेष करते हैं। मेरी साड़ी तेरे साड़ी से सफेद क्यों? और टीवी पर जाहिरात होती है, मैं कैसी अच्छी हूं वो कैसी बुरी है। ये काम मत करिए। 2 रेखा है, एक अपनी और एक दूसरे की है। दूसरे की रेखा पूछने के फंदे में मत पड़िए, अपनी रेखा बड़े करिए। आपका भाषण, आपका अध्ययन, आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन, आपका ह्यूमन रिलेशनशिप, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, आपका मैनेजरल स्किल, इन सब बातों पर आपके व्यक्तित्व का, उसका एक जिसको कहेंगे उसका मूल्यांकन होता है। और इसलिए आपकी गुणवत्ता को बढ़ाने का आप भी प्रयास करिए, और महिलाओं को भी अवसर दीजिए। सबको लगता है मैं अच्छा हूं। मैं जब अभी मेरा वजन 27 किलो कम हुआ है, पर जब मेरा वजन 27 किलो ज़्यादा था, तब जब मैं आईने के सामने देखता था तो रोज़ मुझे लगता था कि 2-3 किलो कम हुआ है, 2-3 किलो कम हुआ है, पर हुआ नहीं था। जो आईने के सामने देखता है, भले उसके माथे पर एक भी बाल न हो, फिर भी कंघा घुमाता है, वो अपने को स्मार्ट ही समझता है। इसका कारण हमारे देश में कोई किसी को कम नहीं, अपने को सभी स्मार्ट समझते हैं। दैट इज द बेसिक। मैं सबसे अच्छा वक्ता हूं, मैं सबसे अच्छा लेखक हूं, मैं सबसे अच्छी नेता हूं, मेरे सिवा पार्टी में कोई नहीं, मुझे साथ अन्याय हुआ क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला। ये मैं आर्गुमेंट, किसकी ताकत है? मेरे में क्या कम है ये बताने की ताकत मंच पर किसी की है? आपकी है। तो डेल कार्नेगी करके एक अंग्रेजी ऑथर है, उसने किताब लिखी है, उसने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल करके किताब लिखी है। उसका एक चैप्टर लिखा है कि तुमको किसी को भी खुश करना है तो पहले उसके घर में जाओ और कहो बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। मैं कहूं मुखी जी क्या बोले आप, सुंदर भाषण, बहुत अच्छा भाषण हुआ, मुखी जी को खुश हो जाएंगे। तो ये जो क्या आजू बाजू के लोग जो होते हैं ना, ये जो चमचा ये नाम का व्यक्ति बहुत होशियार होता है। जब तक पेले में शक्कर नहीं डालती तब तक चमचा कभी दौड़ के नहीं आता। आप शक्कर डालेंगे तो चमचा आता है, जब तक नहीं डाले तब तक नहीं आता। ये जो हमारे आगे पीछे जो घूमते हैं वो हमको बहुत बार मिसगाइड करते हैं, वो अच्छी बात सही बात नहीं बताते। और इसलिए हमको आज के ज़माने में इफेक्टिव बनना है तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, कर्तृत्व का निर्माण करना होगा, गुणवत्ता को बढ़ानी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच को बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास और अहंकार दोनों के बीच में अंतर है। आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच अलग है, अहंकार अलग है। और इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमारे नेतृत्व का विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। और इसलिए ऐसी कार्यक्रमों से नई नई बातें मिलती है, जानकारियां मिलती है, और वो हमारे लिए उपयोगी होती है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज है। नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। और नए नए जगह पर नई नई बातों को देखना, सुनना और उसको स्वीकार करना, ये जितने बड़े प्रमाण पर आप करोगे उससे आपका व्यक्तित्व, नेतृत्व, उसका स्ट्रक्चर, उसका पोटेंशियल और बड़ा होगा।
देखिए ये हॉल बहुत अच्छा बना हुआ है, ये लाइट है, ये स्क्रीन्स है, ये है, सब कुछ है, पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखता नहीं। यहाँ जिस पर ये रूप खड़ा है वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता। अगर स्ट्रक्चर कमजोर होगा तो कुर्सी कितनी भी अच्छी होगी तो कोई फायदे का नहीं, लाइट कौन सा भी लगेगा तो फायदे का नहीं, ये कोलैप्स होगा और हॉल खत्म हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। बिल्डिंग 50 मंजिली ने 100 मंजिली की बन सकती है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी जो है उसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण करके उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर हम कैसे आगे जाएंगे इसका विचार करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट में बहुत फर्क है। मैं जब 5वीं में पढ़ता हमको एक ऐसे लिखने के लिए कहा था कि एवरी मैन हैव एन एम इन लाइफ, एम इन लाइफ था, तो सब लिखते थे माई एम इन लाइफ इज ए डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो हमारे एक टीचर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा सभी डॉक्टर बनेंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा? अब दिखेगा डॉक्टर तो मैं उसकी धुलाई करूंगा। तो कभी कभी क्या हमने वो श्योर सक्सेस और गाइड से उठाया था। तो कभी कभी कैसा है कि हम लोग जो लिखा हुआ रहता है उसका केवल हम लोग वैसे का वैसे तैयार कर घोंकते हैं, बस ये 1 2 1 2 1 2, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। मैं एनसीसी में था तो हमको हमारे सार्जन ने बताया तुम्हारी परीक्षा होगी, तुमको नाम लेके बुलाएंगे, तुम सैल्यूट ठोकना, वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो सैल्यूट ठोक के कड़क होके बताना सर माय नेम इज सो एंड सो। एक सज्जन गए मित्र हमारे, खूब कड़क सैल्यूट ठोका, उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। तो सो एंड सो उसने जो कहा वो बताया, उसके कहने का अर्थ अलग था, इसका समझने का अर्थ अलग था। इसलिए आपको जो सिखाया जा रहा है उसका स्पिरिट भी समझोगे तो उसका उपयोग होगा। जहाँ तक ये सशक्तिकरण और महिलाओं के और आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ जिसका आपके मन में आप जवाब देना, ओपनली नहीं देना। पार्टी ने आपको अवसर दिया है, किसी को सांसद बनाया, किसी को एमएलए बनाया, किसी को महिला चेयरमैन बनाया, किसी को मंत्री बनाया। आप पार्टी को जो आपको देने लायक था वो पार्टी में पद दिया, पार्टी के बाहर पद दिया, बहुत अच्छा है। आपने पार्टी को क्या दिया है? जिस पार्टी ने आपको पद दिया है, सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दी है, लाल दिए की गाड़ी दी है, आपने कारण पार्टी को आपने क्या दिया इसका भी विचार करिए। पार्टी के दिए हुए जिम्मेदारी को यशस्वी रूप से निभाते हुए आपने पार्टी के गुडविल को बढ़ाया क्या? पार्टी के समर्थन को बढ़ाया क्या? पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार में आपके कारण कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है क्या? अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर आपको पद देने का उपयोग क्या है? आप तो बड़ी है, पर आपके कारण अगर पार्टी का, संगठन का अगर फायदा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि फिर आपने भी सोचना चाहिए। और इसलिए संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक विस्तार में महिलाओं में पार्टियों का काम बढ़ाने की एक जिम्मेदारी आपको मिली है। पार्टी ने आपको कप्तान पद दिया है। आपकी क्षमता हो तो महिलाओं में बढ़ाओ, आदिवासी में बढ़ाओ, अल्पसंख्यकों में बढ़ाओ, पुरुषों में बढ़ाओ, जैसे जैसे आप ताकत से बढ़ाओ। मैं अभी पूछता नहीं आपको, पर मैं अपने को पूछता हूँ और मैं बड़े बड़े नेताओं को पूछ रहा हूँ। मैंने 980 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाए, मैं बूथ पर काम करता हूँ, नरेंद्र भाई भी करते हैं, मेरे वार्ड का कारपोरेटर बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। तो मैं सोचता हूँ मेरे शहर में, मैं जहाँ से आया हूँ, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप बननी चाहिए। तो मैंने 2 महीने कोशिश की। अब मुझे पता नहीं, वैसे हमारी C ग्रेड की लोकसभा है, अभी हमारे यहाँ 3 लाख मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बने। थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बना पाया, पर मैंने लोगों को बनाओ मेंबर। अब मेरे बात को वजन आया क्योंकि मैं अध्यक्ष बनाऊँ। तो इतने लोगों ने काम किया कि 3 लाख भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आई हो, जिस लोकसभा क्षेत्र से आए हो, जिस कारपोरेशन के वार्ड से आई हो, कितने मेंबर बने? आपको सवाल पूछो। और फिर मुझे पूछने के लिए बहुत लोग आते हैं, मेरे में क्या कम है, मुझे क्यों नहीं टिकट मिला? तो मैं पूछता हूँ तुमने कितने मेंबर बनाए, तुम्हारे वार्ड में कितने बने, तुम्हारे एमएलए क्षेत्र में कितने बने, तुम्हारे सांसद में कितने बने,
तुमने पार्टी के लिए कितने मोर्चे निकाले। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग भी होना चाहिए। अब हम पब्लिकली करते नहीं क्योंकि किसी को दुखाने का, किसी को नाराज करने की हमारी पद्धति नहीं होती। और इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपको पार्टी ने जो अवसर दिया है उसका उपयोग करके पार्टी के विस्तारित राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार में भी आप योगदान दीजिए। दूसरी बात, आप पार्टी के स्पिरिट को समझिए। देखो, कोई भी लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती, दिल से लड़ी जाती है। ए न्यू ब्रांड व्हीकल है, मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल ऑटोमेटिक है, पर ड्राइवर को चलाना नहीं आता, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ब्रेक दबाएगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी होगी तो भी एक्सीडेंट होगा। आपको लड़ाई में कितना AK-47 कितनी भी अच्छी गन लाए, पर आपका दिल ही कमजोर है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई दिलों से जीती जाती है। और इसलिए मैं आपको आग्रह से एक बात कहूंगा कि हमारे पार्टी का काम हमने क्यों करना चाहिए। क्या पार्टी के संगठन के साथ, विचारों के साथ हमारा दिल जुड़ा है? हम समझ गए कि हमने क्यों काम करना है। 5 बातें हमने महत्वपूर्ण रूप से बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखी है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारी प्रेरणा है। सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाला जो विशाल हिंदुस्तान है, उन सब की सर्वांगीण उन्नति और विकास और इस देश का विकास, यह राष्ट्रवाद का विचार हमारी प्रेरणा है। अब यह सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए हमने 2 नीति अपनाई है, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। सुशासन, आर्थिक सुशासन और विकास, ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारा मिशन है कि देश को बड़ा करने का। तीसरा हमारी बात है कि हमने क्या सोचा है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सेक्स के आधार पर भी कोई महिला करके उसके ऊपर अन्याय होता होगा, हम समाज में ऐसे पिछड़े हुए सभी लोगों के साथ समान न्याय और समान अवसर देना चाहते हैं। जो समाज के जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनको समाज में बराबरी का सम्मान नहीं है, ऐसे समाज के सभी स्त्री पुरुषों को हम हमारा विकास का केंद्र बिंदु माने और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम कहेंगे। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में कहा है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये हमारा उद्दिष्ट है। और जो मैं आपके बारे में आपके सामने नहीं कह रहा हूं, स्त्री पुरुष समानता, नो डिस्क्रिमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ आवर कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। स्त्री और पुरुषों के साथ कोई उसमें विषमता है, असमानता, ये हम नहीं करेंगे। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और सबको समान मौके मिलने चाहिए, यही हमारी भूमिका है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग भेद के आधार पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सबके साथ समान अधिकार होगा, सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, हमारे बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। यही हमारा सामाजिक चिंतन है और ये कॉम्प्रोमाइज इस पर हो ही नहीं सकता। और इसलिए स्त्री पुरुष समानता इज ए पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कन्विक्शंस और इसलिए ये बिल्कुल समाज में प्रस्थापित होना चाहिए। इसके लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ हमने सोशल हार्मोनी को स्वीकार किया है, सामाजिक सद्भाव, जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका भेद न करते हुए सामाजिक सौहार्द निर्माण हो। हिंदुस्तान में अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, हम सब एक है, इसके बात पर हमारा आग्रह है। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी प्रेरणा है। मूल्याधिष्ठित सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था, ये तो हमारा ये एक प्रकार से वैशिष्ट है। उसके आधार पर जो भारतीय विचार बना हुआ है, उस भारतीय विचार को लेकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके 21वीं सदी के हिंदुस्तान का भविष्य, तकदीर हमको बदलना है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्दिष्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये भी हम साथ में लेंगे।
और पारिवारिक व्यवस्था, हमारी शैक्षणिक मूल्याधिष्ठित व्यवस्था, विवेकानंद जी से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तक, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले तक, अहिल्याबाई होळकर से लेकर हमारी राजमाता विजयाराजे सिंधिया तक, जिन जिन लोगों ने अपने सामाजिक चिंतन में भारतीय विचारधारा के आधार पर जो हमारे भविष्य की सामाजिक राजनीतिक रचना के बारे में जो बातें बताई है, उसको विरासत के रूप में स्वीकार करके हमको भविष्य में आगे जाना है। और इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की है, और इसमें महिलाओं में हमको दो बातें जरूर काम करते हुए विचार करनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, गरीबी को दूर करना है, नष्ट करना है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड अल्टीमेट मिशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये हम सबकी प्रेरणा है, उद्दिष्ट है। ये कैसा करेंगे? और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये करने के लिए 4 क्षेत्र हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और विकास। हमारा जीवन हम सुसह्य कैसे करें, महिलाओं का जीवन सुसह्य कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, उनको सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, उनके अधिकारों का रक्षण कैसे होगा, उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उनके मौलिक अधिकारों का रक्षण कैसे होगा, ये सब विषय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कार्यालय अच्छा करना है, आरती जी ने काम किया, अच्छा किया, इन्हें क्या किया, ये भवन अच्छा बना, पहला ठीक नहीं था। मैं कभी कभी आता था बीजेपी कार्यालय में, टॉयलेट में जाता था और मन में कहता था कि कैसा होगा, ये पार्टी के टॉयलेट ही अच्छे नहीं बनेंगे तो ये देश कैसा अच्छा बनेगा। ये मेरे मुल्क में सवाल पूछे, मैंने पहले आने में टॉयलेट अच्छे बनाओ, सब अच्छे बनाओ, बेस्ट क्वालिटी के बनाओ, अच्छे क्वालिटी के बनाओ, सब अच्छे बनाए। हमारा कार्यालय अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। दिए के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सादा रहना इसका मतलब कुछ भी कैसे भी रहना ऐसा नहीं होता, सादा रहना है पर व्यवस्था परफेक्ट होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ अच्छा पेंट लगा, अच्छी खुर्ची आई, अब कार्यालय बना, उसी में हमने अच्छा करने की कोशिश की। क्या देश ऐसा अच्छा नहीं हो सकता? बहुत कम पैसे में अच्छा काम किया है, नहीं हो सकता? क्या आपके राज्य में सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स हैं? आप एक ही काम करिए, महिला आयोग के मार्फत हमारी महिलाओं के लिए हर गांव में, हर तालुका में बिन पैसे से बन सकते हैं टॉयलेट। मेरा एक्सपर्टाइज अभी ये दिल्ली में बने, 1-2 ऐसे बने ना, जाहरात के बोर्ड लगाते और अंदर में टॉयलेट बनाए हुए, तो इधर एडवर्टाइजमेंट लगाते, अंदर में उसी पैसे से टॉयलेट बन जाते हैं। एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर साफ सुथरे टॉयलेट बीओटी पर दीजिए, लगे तो 25 पैसे 50 पैसे लीजिए, सफाई कामगार को दीजिए, भाई तू दिन भर बैठ, जो आएंगे 50 पैसे 25 पैसे ले, स्वच्छ रख, क्लीन रख। हमारी महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस पर अच्छे टॉयलेट मिलने का विचार महिला आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? ह्यूमन राइट की बात में बात है, वो तो जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर विचार होना चाहिए। महिला बचत गटों का निर्माण हुआ और महिला बचत गटों के द्वारा बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। अब देश में गरीबी दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करनी होगी, रोजगार की निर्मित करनी होगी तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब मैं ऐसे बहुत ऐसी धंधे करते रहता हूँ, यानी अच्छे भावना से करते हैं, बुरे धंधे नहीं करता। मैं साड़ियाँ तैयार करता हूँ, बहुत पहले से करता था। वो जो छत्तीसगढ़ की प्योर सिल्क की साड़ी लेकर मैंने मुंबई में बेचने का काम किया आदिवासियों की, तो हेमा मालिनी जी को बुलाया था। तो मेरी पत्नी और मैं ये सोशल वर्क करके करते हैं। तो मैं अभी हमारे यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है कि जो कोसे की साड़ियाँ बनाते हैं, तो बहुत अच्छी साड़ी है, मैंने इनको बहुत लोगों को दी है। तो मनीष मल्होत्रा करके एक फैशन डिज़ाइनर थे, तो वो साड़ी मैंने हेमा मालिनी को पसंद आई, उसको दी, स्मृति ईरानी जी को भी दी है, शायद नहीं दी है, हम लोगों को नहीं दिए, हम लोगों को किसी को नहीं पर दिया। सुमित्रा जी को दिए शायद, नहीं दिए, बोला है आपने, दी नहीं है। बेचा अच्छा। तो अभी जैसे सुषमा जी को दी, निर्मला सीतारमण जो नागपुर आए थे उनको सबको प्रोजेक्ट से दी, बहुत सुंदर साड़ी है। तो उसमें मैंने हमारे एनसी शाइना करके कार्यकर्ता उसको कहा
कि आप मनीष मल्होत्रा से पूछे कि इस पर कुछ काम हो सकता है क्या। तो उसने कहा वो तैयार कर रहा है ताकि वैल्यू एडिशन हो जाए, ताकि वो परिवार को 2 पैसे मिले। अब इतनी साड़ी है कि मुझे कौन है अपनी फिल्म एक्ट्रेस, वो सुष्मिता सेन को दी और दूसरी प्रीति जिंटा, उसको बहुत पसंद आई। जब मेरे कहा आते हैं कोई तो मैं उनको एक साड़ी देता हूँ, तो वो कहता है कि इसका प्रचार करो, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, इसको महत्व मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा मेटल क्राफ्ट बनता है, ये रोजगार के नए साधन पैदा कर सकता है। महिलाओं में केवल स्पाइसेस बनाना इससे नहीं होगा। तो महिलाओं में अभी मैं एक स्टडी कर रहा था कि सूरत में एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और मैंने उसको कहा जॉर्जेट की साड़ी, तो मैं एक वर्क कर रहा हूँ कि इस पर वो जो पैच वर्क होता है, वो महिला बचत गट को मैंने हमारे नागपुर में कहा कि ये आप इसका काम शुरू करिए, और उसका एक ट्रेनिंग हुआ। मेरे घर में नीचे में कार्यालय है, तो 70-80 महिलाएं आई और मेरी पत्नी भी इंटरेस्ट लेती है, तो उसमें पैच वर्क का ट्रेनिंग देने के लिए छत्तीसगढ़ से, रायपुर से महिला आई थी वहाँ भाषण देने के लिए, और उसका दिन भर का ट्रेनिंग हुआ। ये जो पैच वर्क है, अगर प्लेन साड़ी होगी तो कितने की होगी। अब जॉर्जेट की साधारण अच्छी क्वालिटी की साड़ी कितने रुपए की हो सकती है? हाँ, कितनी? 1,500 से 2,000। मैंने 175 में खरीदी की, वो डायरेक्ट सूरत से। तो वो प्लेन साड़ी खरीदी करके उसके ऊपर 300-400 रुपये खर्चा करके अच्छा पैच वर्क किया, तो साड़ी की कीमत 3,000 रुपये हो जाती है। अगर इतना ही काम अगर किया महिलाओं ने, तो पंजाबी ड्रेस और साड़ी का काम कर कितने लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो पहली बात ऐसी है कि सशक्तिकरण में स्वावलंबन आवश्यक है, और स्वावलंबन में हम हमारे पैरों पर महिलाओं को खड़ा करें। नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। हमारे प्रयासों से हम महिलाओं को उनके ताकत पर खड़ा करें। महिलाएं कंप्यूटर सीखे, और कंप्यूटर सीखने के बाद उस पर डिजाइनिंग करना सीखे, इंटरनेट, ये सब बातें महिलाएं कर सकती है और करती भी है। आप में से अनेक महिलाएं करती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास, इस 4 क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये विकास के राजनीति की आवश्यकता है। हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाले विचारों को समाप्त करना, महिला पुरुष समानता को प्रस्तावित करना, तब विकास के अवसर जब महिलाओं को मिलेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा, और अपने स्वावलंबन के कारण स्वाभिमान के साथ वो जी सकती है। आपको जहाँ जहाँ अवसर मिला है, उन संस्थाओं में आपके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे, उससे अनेक कार्यक्रम आप कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात आपको कहूँगा कि जैसे आप कोई महिला कारपोरेशन की अध्यक्ष है, क्या सूत्र है? मैनेजमेंट के 5 सूत्र है। पहला है नेतृत्व। आपको नेतृत्व करने की क्षमता चाहिए। दूसरी बात, नेतृत्व की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी चाहिए। तीसरी, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए, विजन फॉर डेवलपमेंट, और विकास की दृष्टि देना आपका काम है, आप लीडर हैं। दूसरा, समाज के साथ, गरीब के साथ और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। और ये जो महिला है जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको स्वावलंबन के द्वारा, विकास के द्वारा, शारीरिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी प्रकार के विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनका सशक्तिकरण करना, इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कन्विक्शन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का ये प्रभावी उपकरण है। हम क्यों काम कर रहे हैं? हमको लोकसभा में जाना है, हमको मंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बनेगा। हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के भविष्य को हमको बदलना है। हम काम इसलिए कर रहे हैं कि जिन महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, उनको सम्मान, न्याय का व्यवहार हो। जो हमारे आदिवासी है, दलित है, पीड़ित, अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मैं बहुत संवेदनशील हूँ। आपको पता है कि हर साल ट्राइबल सेक्टर में कितनी महिला और कितने बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं? मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लाखों में है।
और इसलिए मैंने हमारे गुड गवर्नेंस सेल के विनय जी को कहा, मुखी जी को कहा कि महाराष्ट्र में डॉक्टर अभय बंग है, उन्होंने वर्ल्ड में रिसर्च करके इसमें परिवर्तन करके आदिवासी वनवासी महिला और बच्चों की जान बचाने के अच्छे उपाय योजना की है। हम देश भर के हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ लेके जा रहे 8 तारीख को, आज की 5 की 6 है, कल ही मैं भी जाने वाला हूँ। और कल गढ़चिरौली जा रहे हैं, दिन भर वर्कशॉप है। किस लिए है कि हमारे राज्यों के ट्राइबल सेक्टर में वनवासी आदिवासी महिलाओं की हम जान कैसी बचाएं, वो प्रोटीन्स कैसे मिले उनको, वो बच्चे ना मरे, और उनकी जान बचाने का काम हमारा है। इसलिए किस प्रकार की नीति अवलंब करे, किस प्रकार का काम करे, ये गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस के द्वारा हो रहा। कल मुंबई में 2 दिन हम लोग गुड गवर्नेंस विथ ई गवर्नेंस पर थे। परसों 5000 वकील आए थे जो जुडिशियरी सिस्टम के रिफॉर्म पर अध्ययन कर रहे थे। 3500 डॉक्टर आए, वो डॉक्टरों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज अभी मैं इकोनॉमिक सेल से आया हूँ, जहाँ सुमित्रा जी मेरे साथ थी। वो जल, वायु, पानी, पृथ्वी, रिसोर्सेस, इसके ऊपर हमारे देश के हित में कौन सी आर्थिक नीति सही है, इसका चिंतन कर रहे हैं। आज आप महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करके आप कैसी महिलाओं को बढ़ा सकती, इसका आप चिंतन 2 दिन कर रही है। डिफरेंट फील्ड ऑफ द सोसाइटी, विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न समस्या जो समाज और देश से घिरी हुई है, उनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही दिशा में ले जाकर समाज और देश की प्रगति करना, दैट इज द मिशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सो पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें राष्ट्र के इस पुनर्निर्माण में आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दिल बड़ा रखिए, किसी के प्रति मन में नाराजी मत रखिए, किसी का द्वेष मत करिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, केवल आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ला करके मैं यहाँ कह रहा हूँ। मैंने लिख के रखा है अपने चैम्बर में, बीजेपी में ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत छोटा दिल। वो तो मेरे को बड़ा हार नहीं डाला, स्टेज पर नहीं बुलाया, वही बैठ गए, यही बातें बहुत चलती है, बंद करो इसको। बुलाया तो बुलाया, नहीं तो नहीं बुलाया, जाना छोड़ दो ना। डाला हार तो डाला, नहीं तो नहीं डाला। मेरे अनुभव पे ध्यान में रखना, मैं कभी दिल्ली आया नहीं, मैंने किसी को निवेदन नहीं दिया। पहले टर्म के लिए भी मैं अध्यक्ष बनना चाहिए करके एक भी नेता को नहीं मिला, दूसरी टर्म का एक्सटेंशन मिलना चाहिए करके किसी को नहीं कहा। नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मैं अपना काम में खुश हूँ, अपना काम करते रहता हूँ। पर मैं न मांगते हुए मुझे मिल रहा है, तो आप क्यों चिंता करती हो? आप भी काम करते रहो और मांगो मत, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मांगेगा उसको मिलता नहीं, और जो नहीं मांगता उसको मिलता है। दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। जिसके पीछे जाओ, अभी उदाहरण ठीक नहीं है, तो उससे कभी शादी नहीं होती। कभी कभी द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द लाइफ इज, आप चलते रहिए, कार्य करते रहे, काम करते रहे, यू विल गेट द फ्रूट्स। एक महिला थी, आनंद की फुलझड़िया करके एक लेक था, वो ट्रेन में कुछ बीज ऐसे खिड़की से फेंक रही थी। बहुत अच्छा अनंत गोपाल शेवड़े जी का लेख था, मैं बचपन में पढ़ा था। तो उसको एक ने पूछा, तो आप तो बूढ़ी औरत हो, ये खिड़की से आप ये बीज क्यों बाहर फेंक रही हो, क्या कारण है, क्या लेना देना है तुम्हारा? तो उसने कहा, देखो मेरी तो उम्र अब 2-4 साल के बाद मैं नहीं जिंदी रहूँगी, पर मैं बीज इसलिए फेंक रही हूँ कि रेल के बाजू में पेड़ उगेंगे, और जब कभी गाड़ी रुकेगी तो जब लोग जाएंगे तो उनको फल खाने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए मेरे बाद 8, 10, 15 साल के बाद उस पीढ़ियों को छाया भी मिलनी चाहिए और फल भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं बीज फेंकने का काम कर रहा हूँ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मुझे लगता है कि गॉड इज ग्रेट। आप जो भी अच्छा करोगे, पॉजिटिव करोगे, उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। और आपने बहुत अच्छी कार्यशाला की है, बहुत अच्छी बातें लेकर मुझे इसका रिपोर्टिंग अभी बताया गया, बहुत अच्छा विचार विनिमय हुआ है, चिंतन हुआ है, बहुत नई नई बातें आपको मिली है। अब इसको फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में मत रखिए, अब अपने राजधानी में जाकर वहाँ के महिलाओं को बुलाकर ये जो ज्ञान मिला है वो उधर भी थोड़ा ट्रांसफ़र करिए, उनको भी बताइए कि ये हमने सीखा है, आप भी सीखो और इसको आगे ले जाकर जाइए। हम सब लोग अगर अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा।
व्यक्तियों का समूह बनता है तो उसको समाज कहा जाता है। समाज के समूह जब बनते हैं उसको राष्ट्र कहा जाता है। तो केंद्र बिंदु व्यक्ति है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। हर व्यक्ति देश के सामने सवाल है। अगर हमने हमारे में से सब लोग अगर सवाल नहीं रहे तो उतने सवाल सुलझाए गए, तो बाकी भी लोग भी उसी को हम कहेंगे कि वो सवाल हम सुलझाएंगे, तो देश में कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो हम देश को अच्छा बना सकेंगे। और इसलिए हमारे पार्टी के कार्यालय के बाहर लिखा है कंट्री फर्स्ट, सेकंड पार्टी, उसके बाद मैं। अभी मृदुला जी तो बहुत सीनियर कार्य करती है, अभी भी काम करती है, किताब लिखती है। अभी तो कोई राज्यसभा, लोकसभा, महिला मंडल कोई नहीं, बेचारी कोई मांगती नहीं पोस्ट। क्यों काम करती है? उनकी इंस्पायरेशन, मोटिवेशन क्या है? आप में से ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है जिनके ज्ञात है, अज्ञात है, जिनके नाम भी इतिहास को मालूम नहीं है, पार्टी को मालूम नहीं है। उन कार्यकर्ताओं ने 1952 से लेकर इस पार्टी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, अर्पण किया है। उससे पार्टी इतनी बड़ी हुई है। 9 राज्यों में सत्ता है, बहुत सांसद है, एमएलए है, मेयर है। पहले तो ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आता तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनसंघ के सत्कार होता था। अब तो सांसद भी आए तो भी कोई कॉन्ग्रेस नहीं लेता। इतने सांसद है कि बस रे बस, बहुत हो गए। मंत्री भी बहुत हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पत्थर, नींव के पत्थर जो है, उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जीवन में कोई अपेक्षा न रखकर अपने जीवन को समर्पित किया, बलिदान किया। उन्होंने जो बेस मजबूत खड़ा किया है, उसके आधार पर मेरे जैसा तरुण कार्यकर्ता, उसको शिखर पर झंडा दिखाने का मौका मिला। इसका कारण मैं नहीं हूं। जो लोगों ने बलिदान करके इसको, इस स्ट्रक्चर को, पायवे को मजबूत किया है, उनके कारण हम खड़े हैं। और इसलिए इसको आगे लेकर हमको जाना है। और ये इस बात को लेकर आप राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक विस्तार दोनों में भी काम करिए, पार्टी के लिए भी कंट्रीब्यूट करिए। हमारा दुर्भाग्य है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड रियलिटी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हम कम्युनल नहीं है, हम जातिवादी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं, हम दलितों के विरोध में नहीं, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है। हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, आदिवासियों का, दलितों का, महिलाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं। पर दुष्प्रचार के कारण हमारी इमेज को बदनाम किया गया है। हम सही भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर लोगों तक पहुंचाए। हम समाज के शोषित पीड़ित लोगों को साथ लेकर चले। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, असंगठित क्षेत्र के कामगार, महिला, युवा, इसमें हमारे संगठनात्मक राजनीतिक कार्य का विस्तार करें। आपका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व बढ़ाए और समाज की सेवा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास और अच्छे इनिशिएटिव में, रोजगार, सब क्षेत्रों में अच्छा कार्य करके हम समाज का भी कल्याण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार करेंगे। इस प्रेरणा को लेकर आप यहाँ से जाइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, आपने बहुत अच्छा इसमें सहभाग दिया है। और यहाँ से जो भी बातें आपको नई नई मिली है, इसका उपयोग आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके प्रभाव से वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में करके आप भारतीय जनता पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन करने में आप निश्चित रूप से आपको यशस्विता मिलेगी। यह मेरा विश्वास व्यक्त करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार।